Dear students, my hearty welcome to all of you. Once again, I am here with you, and today I am going to deal a very important topic of semester 2, HCC 4, Unit 4. Semester 2 का बहुत ही important topic है कोर कोर्स 4 का और यूनिट 4 का. यह जो टॉपिक है एक ऐसे है ड्रामेटिक पोइजी के ऊपर जिसे लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा. एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी. जॉन ड्राइडन ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है आपकी लिटरेरी समझ को बढ़ाने के लिए. यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे सिलेबस में इंसर्ट किया गया है. सो आई एम गोइंग टू गिव अ कंप्लीट स्टडी विथ सिंपल एक्सप्लेनेशन. आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं. आप एक कंप्लीट स्टडी पाएंगे और सिंपल एक्सप्लेनेशन से पॉइंट वाइज आप इसे समझ पाएंगे. अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे और बहुत अच्छा मार्क्स भी आपको मिलेगा. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो आइए हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस जॉन ड्राइडन. सबसे पहले हम लोग जॉन ड्राइडन के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन थे, ठीक है, जिन्होंने लिखा है इसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी. जॉन ड्राइडन वॉज बोर्न ऑन 9th of August 1631 and died on 12th May 1700. Rightly considered as the father of English criticism. ये बहुत ही important objective type question है. Who is called the father of English criticism? The answer is John Dryden. Basically an English poet, literary critic, translator and playwright who was appointed the first poet laureate of England in 1668. यहाँ भी आपके सामने 3 question है. Who is considered the first poet laureate of England? Right? When was he appointed? तो यहाँ पे 2 questions का जवाब है. तो first poet laureate यानी पहले महाकवि के रूप में, राजकीय कवि के रूप में उनको सम्मानित किया गया. He is seen as dominating the literary life of Restoration England to such a point that the period came to be known in literary circles as the Age of Dryden. तो जो टाइम है रेस्टोरेशन पीरियड का 1660 के बाद, वह एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपना इतना प्रभाव छोड़ा कि इसके कारण इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं. He was the first to teach the English people. उन्होंने पहली बार इंग्लिश पीपल को बताया टू डिटरमाइन, ध्यान में रखने के लिए, द मेरिट ऑफ कंपोजिशन अपॉन प्रिंसिपल्स, कि थ्योरीज के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर कैसे कंपोजिशन किया जाता है. विद ड्राइडन अ न्यू एरा ऑफ क्रिटिसिज्म बिगैन. और ड्राइडन के साथ ही क्रिटिसिज्म के एक नए युग की शुरुआत हुई. राइट. सो इफ वी नोटिस हिज ग्रेट वर्क्स, तो उन्होंने प्लेज लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, साथ ही साथ क्रिटिकल वर्क्स भी लिखे हैं. So his plays are All for Love, Aurangzeb, The Conquest of Granada, The Indian Emperor. तो इस तरीके के प्लेज उन्होंने लिखे हैं. पोएम्स में एब्सोल्मन एकिटोफिल, मैक फ्लैक्नो, एनस मिराबिलिस, एस्ट्रिया रिडक्स, रिलीजियो लैसी. तो ये पोएम्स उन्होंने लिखे हैं. So he has really contributed a great lot in the English literature. Now we will discuss what is an essay of dramatic poesy. आखिर यह essay of dramatic poesy है क्या? तो ये क्या है? It is a brief discussion on neoclassical theory of literature based on dramatic poetry. Dramatic poetry के ऊपर neoclassical theory है जो कि डिस्कस किया गया है इसमें. यानी नए रूप में क्लासिकल थियरीज कैसे सामने आए और लिटरेचर में कैसे इसका यूज किया गया, जिसमें मुख्यतः ड्रामा में पोइट्री का जो यूज किया गया है उसके बारे में यह एक ब्रीफ डिस्कशन है. इट डील्स विद द व्यूज ऑफ मेजर क्रिटिक्स एंड द टेस्ट ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ द टाइम ऑफ ड्राइडन. ड्राइडन के समय में जितने भी मेजर क्रिटिक्स थे उनके टेस्ट के बारे में, कैसा वो पसंद करते थे, चाहे वो मेन थे या वुमेन थे, उनके व्यूज को दिखाया गया है इसमें, उसमें डील किया गया है. इट इज अ वर्क वेयर ही by using a dialogue device modeled on the ancient masters brings
वेरियस क्रिटिकल आर्गुमेंट्स ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड रिगार्डिंग ड्रामेटिक पोइट्री। तो ड्रामेटिक पोइट्री जो यूज किया जाता था उस पर एक डायलॉग के फॉर्म में एक क्रिटिकल डिस्कशन को यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें वो आर्गुमेंट्स के तहत सारे क्रिटिकल व्यूज को हमारे सामने रखते हैं और कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड में क्या चल रहा था, पहले के लोगों ने क्या क्या यूज किया है, क्या वह रेलेवेंट था नहीं था, इन सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। इन द फॉर्म ऑफ सेमी ड्रामा ड्राइडन मेक्स एब्स्ट्रैक्ट थियरीज इंटरेस्टिंग, और यह एब्स्ट्रैक्ट थियरीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक सेमी ड्रामा के फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इन द लेट 17th century, Shakespeare was severely criticized for his careless attitude towards the mixing of genres. It was Dryden who elevated Shakespeare to height for his natural genius. तो 17वीं शताब्दी में शेक्सपियर, जो कि 16वीं शताब्दी के सबसे महान नाटककार कहलाते हैं, उनको बहुत ही सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उन्होंने अपना जो एटीट्यूड है वो नेचर के प्रति बहुत ही केयरलेस तरीके से दिखाया और मिक्सिंग द जेनर्स, उन्होंने जेनर्स को मिक्स कर दिया, जितने भी पोइट्री, ड्रामा, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। इसके कारण, उनके केयरलेस एटीट्यूड के कारण उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो ये ड्राइडन ही थे जिन्होंने शेक्सपियर को फिर से एक नेचुरल जीनियस के रूप में उनको साबित किया और कहा नहीं, यह सोच गलत है। तो इस तरीके से उन्होंने यहां पर इन सारी चीजों को एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में बताया है। नाउ वी विल डिस्कस कॉन्टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर्स को कैसे इन्वॉल्व किया गया है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अ बैटल इज गोइंग ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड द नीदरलैंड्स। तो इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच में एक बैटल हो रहा है, लड़ाई हो रही है। 4 जेंटलमैन नेमली क्राइटस, यूजीनियस, लिसिडियस एंड निएंडर, ये 4 लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं बोट से और वो बैटल को देखने जा रहे हैं। लेकिन वे डिस्कशन एक शुरू कर देते हैं, किस चीज पे, मॉडर्न लिटरेचर पे। तो मॉडर्न लिटरेचर पे जो ये डिस्कशन होता है जिसमें ही सारी चीजें सामने आती हैं। क्राइटस, यूजीनियस, लिसिडियस और निएंडर ये रिप्रेजेंटेटिव हैं एंशिएंट्स, मॉडर्न्स, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, ऐसे ड्रामेटिस्ट के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनके जो मुख्य नाम हैं जिनको समझाया गया है इसमें, सर रॉबर्ट हॉवर्ड यानी क्राइटस जो है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको समझा जा सकता है कि ये व्यूज़ जो हैं वो सर रॉबर्ट हॉवर्ड का है, और मॉडर्न्स का व्यूज़ जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो लॉर्ड बकहर्स्ट या चार्ल्स सैकविल जिनको कहा जाता है। वो कैसे मॉडर्न्स के बारे में सोचते थे वो यूजीनियस के थ्रू यहाँ शो किया गया है। सर चार्ल्स सिडले जो फ्रेंच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रेंच ड्रामा के बारे में बताएंगे, उसके अच्छाइयों के बारे में बताएंगे, ठीक है, मेरिट्स के बारे में बताएंगे। ये लिसिडियस के मदद से किया जा रहा है। निएंडर द इंग्लिश यानी कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को सपोर्ट करने वाले ड्राइडन खुद हैं, यानी वो एक खुद ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिटरेचर को, इंग्लैंड के लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। व्यूज ऑफ क्राइटस, अब हम लोग एक एक करके सबका व्यूज देखेंगे। और यहाँ जो सपोर्टर हैं क्राइटस वो एंशिएंट्स के हैं। तो सर रॉबर्ट हॉवर्ड जो हैं उनके विचारों को क्राइटस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अ पर्सन ऑफ शार्प जजमेंट उनके बारे में कहा गया है सर रॉबर्ट हॉवर्ड के बारे में कि वो शार्प जजमेंट के पर्सन थे। हुज डेलिकेट टेस्ट इन विट हैज बीन मिसइंटरप्रेटेड एज इल नेचर्ड बाय मेनी, और इनके टेस्ट को बहुत सारे लोगों के द्वारा मिस इंटरप्रेट किया गया, इल नेचर्ड कहा गया उनको। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म तो होता ही है। ही इज इन द वन हु सजेस्ट दैट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुड बी ड्रामेटिक पोएजी, और वही सजेस्ट करते हैं यहाँ पे, यानी क्राइटस वही सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों के बीच जो डिस्कशन होना चाहिए वो ड्रामेटिक पोएजी के ऊपर होना चाहिए, ड्रामा में यूज होने वाली पोइट्री के ऊपर होना चाहिए। ही असर्ट्स द superiority of the ancients over the moderns, और वे साबित करते हैं कि एंशियंट राइटर्स जितने भी थे, प्ले राइट्स जो थे यानी नाटककार थे, वे मॉडर्न से बेहतर थे।
He calls the ancients faithful imitators and wise observers of nature, while the modern disfigured and ill represented nature in their place. वे कहते हैं कि एंशियंट लोग जो थे वो बहुत वफादार थे इमिटेशन में, और बहुत ही वाइजली उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया, लेकिन मॉडर्न ड्रामेटिस्ट लोगों ने इसे डिसफिगर्ड कर दिया और बहुत ही इल तरीके से नेचर को, यानी खराब तरीके से नेचर को प्रस्तुत किया अपने नाटकों में. तो ये व्यूज क्राइटिस के हैं. He ascribes all the rules of dramatic poesy to the ancients, focusing on the three unities, the unities of time, place and action. टाइम, प्लेस एंड एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रामा के लिए एंशियंट्स के अनुसार, क्योंकि एक ही जगह पर ड्रामा को जब स्टेज पे हम शो करते हैं तो टाइम का ध्यान रखा जाना चाहिए, प्लेस में बहुत भटकाव नहीं होनी चाहिए, एक्शन बहुत सारे नहीं होने चाहिए. इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया उन्होंने. तो वे ड्रामेटिक पोइजी में एंशियंट का जो फोकस है थ्री यूनिटीज पर, उस पर बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द एंशियंट्स फॉलोड द यूनिटी ऑफ टाइम स्पेशली इन द ट्रेजेडीज. वे कहते हैं कि ट्रेजेडीज में यानी दुखांत नाटकों में एंशियंट्स ने क्या किया है, यूनिटी ऑफ टाइम का बहुत ही खास ध्यान रखा है. ही अप्रूव्स अ मोर प्रैक्टिकल एंड बिलीवेबल चेंज इन द सीन्स ओनली इफ द लोकेशंस आर नियर बाय. वे कहते हैं लोकेशन में चेंज यानी यूनिटी ऑफ प्लेस का भी ध्यान रखा गया. बहुत ज़रूरत होने पर ही सीन्स में लोकेशंस को, अगर आसपास की चीज़ें हैं तभी दिखाया गया है, नहीं तो एक ही जगह को दिखाया गया है, यानी सीन्स को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है उन्होंने. ही बिलीव्स दैट द फ्रेंच आर द नेक्स्ट बेस्ट आफ्टर द एंशियंट्स. वे कहते हैं कि फ्रेंच एंशियंट के बाद आते हैं, यानी वो कहते हैं कि बेस्ट एंशियंट हैं, उसके बाद ही फ्रेंच ड्रामेटिस्ट्स का नंबर आता है. Critics observes in their plays, if the act begins in a garden, a street or a chamber, it is ended in the same place. तो ये हो गया यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी स्थान का ध्यान रखा गया. अगर किसी सीन की शुरुआत एक्ट में अगर गार्डन में होती है या गली में होती है, चैम्बर में होती है, तो वहीं पे खत्म होगी, ज़्यादा भटकाव नहीं दिखाया गया है. In terms of the unity of action, he says that it must be singular, otherwise it would be no longer one play but two. वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन को जब ध्यान में रखा जाए, अगर इसे नहीं रखा जाएगा तो ड्रामा एक नहीं होगा बल्कि दो ड्रामा हो जाएगा. तो फॉर मेकिंग इट सिंगुलर हमें यूनिटी ऑफ एक्शन का ध्यान रखना है, जो एंशिएंट लोगों ने फॉलो किया. ही प्रेजेस बेन जॉनसन फॉर फॉलोइंग द एंशिएंट रूल. बेन जॉनसन एक बहुत बड़े नाटककार हैं, उनके बारे में वे तारीफ करते हैं कि बेन जॉनसन ने इन सारे एंशिएंट रूल्स को फॉलो किया है, इसलिए वे तारीफ करते हैं बेन जॉनसन की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्यूज ऑफ यूजीनस, जो सपोर्ट कर रहे हैं मॉडर्न्स के. तो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट्स एंड मॉडर्न प्लेज के बारे में वे खासियत बताते हैं, क्या क्या खास चीजें इसमें. ही इज ट्रूली कंसिडर्ड द पैटर्न ऑफ जॉन ड्राइडन, लॉर्ड बकहर्स्ट का चार्ल्स सैकविल. तो चार्ल्स सैकविल या लॉर्ड बकहर्स्ट को जॉन ड्राइडन का पैटर्न या संरक्षक माना जाता है. वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कमियों को, डेफिशिएंसीज ऑफ द एंशियंट्स. जो एंशियंट राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, उनके क्या डिमेरिट्स थे, कमियां थी, और मेरिट्स बताते हैं मॉडर्न ड्रामेटिस्ट्स के. ही क्रिटिसाइजेस एंड ब्लेम्स द एंशियंट्स फॉर नॉट एस्टेब्लिशिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्ट्स इन अ प्ले एज दे रोट बाय द एंट्रेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर और कोरस एंड नॉट बाय एक्ट्स. तो कहते हैं कि जो एंशिएंट ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने कोई रूल इस्टेब्लिश नहीं किया कि कितने एक्ट्स होने चाहिए ड्रामा में. उन्होंने इसे लिखा तो कोरस के थ्रू, यानी एक गीत के थ्रू लोगों को, कैरेक्टर्स को स्टेज पे प्रस्तुत करते थे. तो ये कमियां थी उनके अंदर की. ही टेल्स दैट देयर आर टू चीफ पर्पस ऑफ अ प्ले. तो जो दो चीफ पर्पसेस होते हैं प्ले के, वो हैं टू टीच एंड डिलाइट, यानी कुछ शिक्षा देना और आनंद देना. सो ही ब्लेम्स दैट रिपीटिंग द स्टोरीज लाइक इन द केस ऑफ द प्ले एडिपस, दे किल्ड द नोवेल्टी एंड डिलाइट ऑफ द प्ले बिकॉज दे डिड नॉट यूज एक्ट्स. तो उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही शानदार ड्रामा है जिसे लिखा गया है एंशिएंट के द्वारा. तो वो ब्लेम करते हैं कि ये रिपीटेशन ऑफ स्टोरी दिखाई पड़ता है उसमें, चूंकि इसमें एक्ट्स का यूज नहीं किया गया है. तो उन्होंने क्या किया,
इसकी नोवेलिटी यानी इसकी खास चीज़ों को या शानदार चीज़ को और डिलाइट को इसमें किल कर दिया गया है, यानी इसी के कारण, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट्स का यूज़ नहीं किया गया, इसे क्लैरिफाई नहीं किया गया, रिपीटेशन ऑफ स्टोरी है, ठीक है, इसलिए ये व्यूज हैं यूजिनस के। जब यूजिनस बात करते हैं कैरेक्टर्स की तो कहते हैं कि इमिटेशंस ऑफ नेचर दिखाई पड़ता है उनमें, वे बहुत नैरो माइंडेड हुआ करते थे कैरेक्टर्स। 3 यूनिटीज़ के बारे में कहते हैं कि ये कभी भी फॉलो नहीं किया गया, लाइक यूनिटी ऑफ प्लेस कभी फॉलो नहीं किया गया और इन्वेंट किया गया, न तो अरिस्टोटल के द्वारा, ना ही होरास के द्वारा, ना ही लिखा गया, ना बताया गया। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज द फ्रेंच पोएट्स हु मेड द 3 यूनिटीज अ रूल ऑन द स्टेज, और फ्रेंच पोएट्स की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 3 यूनिटीज को एक रूल बना दिया स्टेज के ऊपर। जो हीरोज हुआ करते थे वो अनहैप्पी हुआ करते थे, पाइटी हुआ करते थे, थ्राइव्ड इन विकेडनेस, और उनके अंदर बहुत ही बुराइयां हुआ करती थी। दे नेवर शोड पोएटिक जस्टिस, और ड्रामा में पोएटिक जस्टिस कभी नहीं हुआ करता था, यानी जो कंक्लूजन हुआ करता था वो सही निर्णय के साथ नहीं होता था। आप लोग ड्रामेटिक टर्म में इसे पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में। एंशियंट्स वेयर स्पेशलाइज्ड इन ट्रेजेडीज, वे स्पेशल रूप से ट्रेजेडीज लिखते थे और कॉमेडीज लिखते थे। सो सच ड्रॉबैक्स कैन नॉट बी एक्सक्यूज, तो ऐसी जो कमियां उनके अंदर देखी गई है इसे माफ नहीं किया जा सकता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात जब हम करते हैं तो वो सुटेबल नहीं थे कॉमन पीपल के लिए, तो ये सारी कमियां एंशियंट्स में देखी गई। प्रेजेंटेशन ऑफ लव और इमोशन जो हुआ करता था स्टेज के ऊपर वो टेस्टलेस हुआ करता था, डल होता था। वे मेनली फोकस करते थे हार्श इमोशंस के ऊपर, लस्ट के ऊपर, एंगर के ऊपर, क्रूरता के ऊपर, बदला, ठीक है, रिवेंज एंड एम्बिशन, ये सारी चीजें हुआ करती थी। दे रेज्ड हॉरर देन कंपैशन इन ऑडियंस, वे ऑडियंस में डर पैदा करते थे, ना कि कंपैशन पैदा होता था, ठीक है। ऑपोजिशन ऑफ क्राइटिस है, यानी क्राइटिस अब क्या शिकायत करते हैं इसके बारे में कि जस्टिफाइंग द एंशिएंट ही सेज दैट द पुअर प्रेजेंटेशन ऑफ लव फॉर द एज इनकरेज सच अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव ऑन स्टेज इन मॉडर्न्स। तो क्राइटिस जो है वो यूजिन्स की बात काटते हुए कहते हैं कि एंशिएंट लोगों ने, यानी एंशिएंट ड्रामेटिस्ट ने क्या किया, जो प्रेजेंटेशन ऑफ लव और जो चीजें थी उनका यूज नहीं किया, इसीलिए मॉडर्न लोगों ने इसको इनकरेज किया और वे कर पाए। ही ऑल्सो रिमाइंड्स द अदर पार्टिसिपेंट्स saying that if the ancients were born in the modern era they would surely have accommodated to the age and its audience taste। अगर वे मॉडर्न एरा में हुआ करते तो ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार वो सारा चीज एकोमोडेट करते। तो क्राइटिस यूजिन्स की कुछ बातों को फिर ये काटते हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट व्यूज ऑफ लिसिडियस, जो सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच ड्रामा को और रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर चार्ल्स सिडले को। ही सपोर्ट्स द फ्रेंच ड्रामा अगेंस्ट द इंग्लिश on the ground of the former's adherence to the unities, great structural regularity and the use of rhyme। तो वो फ्रेंच ड्रामा को बेहतर मानते हैं, इंग्लिश ड्रामा की कमियों को बताते हैं, और वह ग्राउंड जो इसके लिए रखते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने 3 यूनिटीज़ का उपयोग ठीक से नहीं किया, यानी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ने 3 यूनिटीज़ का उपयोग सही से नहीं किया। स्ट्रक्चरल रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलती है और यूज ऑफ राइम बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया, बल्कि फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ने इन सारी चीजों का उपयोग अच्छे तरीके से किया। बिफोर 40 years इंग्लिश प्लेज वे बेटर, वो कहते हैं कि 40 साल पहले इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जो थे और ड्रामा जो था वो बेहतर था देन द फ्रेंच प्लेज, बट नाउ द फ्रेंच प्लेज आर बेस्ट इन फॉलोइंग द 3 यूनिटीज। अब फ्रेंच ड्रामा जो है बेहतर है क्योंकि यह 3 यूनिटीज का पालन करता है। प्लॉट जो हुआ करता है फ्रेंच ड्रामा का, वो कहता है कि दे डोंट ब्रेक द गोल्डन रूल्स और प्रेजेंटिंग द टाइम, वो टाइम को प्रेजेंट करने के लिए जो गोल्डन रूल्स हैं वो कभी नहीं तोड़ते हैं, यानी फ्रेंच ड्रामा इसमें बेहतर है। दे टेक 30 आवर्स ऑफ मैक्सिमम टाइम इन प्लॉट, वो अधिकतम 30 घंटे लेते हैं प्लॉट के निर्माण में, ठीक है। इन द यूनिटी ऑफ प्लेस दे आर सो इंटैक्ट एंड इन द यूनिटी ऑफ एक्शन दे ओमिट अंडर प्लॉट्स इन देयर प्लेस। और वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ प्लेस को बहुत ही इंटैक्ट रखा है उन्होंने और बहुत ही ध्यान से इसका उपयोग किया है, और वो अंडर प्लॉट्स का यूज नहीं करते हैं, यानी सब प्लॉट्स का यूज नहीं करते हैं ड्रामा में। तो ये लिसिडियस के विचार हैं फ्रेंच ड्रामा के सपोर्ट में। ही क्रिटिसाइजेस क्राइटिस एंड निएंडर, ठीक है, वो क्राइटिस और निएंडर को क्रिटिसाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा, दैट देयर ट्रेजिक कॉमेडीज
with many under plots as they effectively are the most absurd in all the theaters in the world. वो कहते हैं कि ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो बहुत ही एब्सर्ड चीज़ है, बेकार का चीज़ है, बेतुका चीज़ है, जिसको थिएटर में शामिल किया गया। तो चूंकि इसमें प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। ही प्रेजेस द फ्रेंच, वो फिर से फ्रेंच लोगों की तारीफ करते हैं, सेइंग दे सरपास द एंशियंट्स इन बेसिंग देयर प्लेज ऑन सम हिस्ट्री, और वे किसी खास हिस्ट्री को लेकर लिखा है उन्होंने, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ने, और वे सरपास कर जाते हैं, यानी एंशियंट से बेहतर लिखते हैं। द फ्रेंच प्लेराइट्स पुट प्लीजिंग फिक्शन इनटू द फैक्चुअलिटी ऑफ देयर प्लेज इन ऑर्डर टू गिव इट पोएटिक जस्टिस। वो कहते हैं कि फ्रेंच प्लेराइट्स जो हैं वो पोएटिक जस्टिस को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ही क्रिटिसाइजेस शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज, और यूजिन्स जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज को फॉर क्रैमिंग अप ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारा हिस्टोरिकल ईयर्स को उन्होंने शामिल कर दिया है इन 2.5 hours, यानी कि 2.5 घंटे के ड्रामा में बहुत सारा हिस्ट्री का मटेरियल डाल दिया है, विच इज इन इफेक्ट बिकम्स नॉट एन इमिटेशन ऑफ नेचर बट अ मिनिएचर, और यह इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं बल्कि इतिहास को छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया है, जो कि अच्छा नहीं है। ही मॉक्स बेन जॉनसन, वे बेन जॉनसन का मजाक उड़ाते हैं फॉर हिज मिक्सिंग ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन हिज प्लेज, की कॉमेडी और ट्रेजेडी को उन्होंने मिला दिया एक में, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग द इंग्लिश प्लेराइट्स, ही सेज दैट दे मेक देयर कैरेक्टर्स फाइट ऑन स्टेज एज इफ दे वर कंपीटिंग फॉर अ प्राइज। वे क्रिटिसाइज करते हैं इंग्लिश प्लेराइट्स को क्योंकि वे कैरेक्टर्स को आपस में ऐसा झगड़ा करवाते हैं, फाइट करवाते हैं स्टेज पे, मानो कि वो प्राइज के लिए कंपीट कर रहे हैं। सीन्स ऑफ कॉमेडी एंड बैटल जो हुआ करता है, दे मेक अ रिडिकुलस शराड ऑफ 5 men and a drum to indicate an army, or a comical act of murder with artificial weapons which are so blunt that it would take an hour to kill a man in real life। तो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर कॉमेडी के सीन्स में और बैटल के सीन में, वो शराड यानी कि बनावटी चीज़ दिखाई पड़ता है। जो भी हथियार यूज़ किए गए हैं वो ब्लंट यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि अगर किसी आदमी का मर्डर करना है तो उसमें 1 घंटे लग सकते हैं किसी के मर्डर में। तो यह एक दिखावा दिखाई पड़ता है, बनावटी दिखाई पड़ता है उनके अनुसार। फॉल्स इन ट्रेजिक सीन्स, ट्रेजिक सीन्स में क्या गलतियां की है? द ऑडियंस लाफ इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड ऑन वॉचिंग। तो ट्रेजिक सीन में वो कहते हैं कि ऑडियंस को ऑन पीटी दिखाना चाहिए, सैड होना चाहिए, लेकिन यह ट्रेजिक सीन देखकर ये जो ऑडियंस है वो हंसने लगते हैं। तो यह एक तरह से बेइज्जती है ट्रेजिक सीन की। सो द इंग्लिश ट्रेजिक सीन्स for dying is art only a Roman gladiator can do in its actual scene। तो कहता है कि फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ने जो ट्रेजिक सीन क्रिएट किया है वो ज़्यादा उपयुक्त है, और यह बहुत सैडनेस को दिखाता है और इमोशंस को दिखाता है। तो ट्रेजिक सीन में जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं वो एक्सेल कर जाते हैं इंग्लिश ड्रामेटिस्ट से। इस तरीके से वो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। द फ्रेंच ऑल्सो हैज़ अ सेंसिबल conversation at the end of a play and are skilled in using rhymes, while the English poets are very poor at using rhyme। और वे फ्रेंच का तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही सेंसिबल कन्वर्जेशन को अंत में रखते हैं जब ड्रामा का अंत हो जाता है। वे स्किल्ड राइम का यूज करते हैं, जबकि इंग्लिश पोइट्स ने ऐसा नहीं किया है। द फ्रेंच एक्सेल्स द ब्रिटिश in this by the power of their playwrights skills, which equal to the enactment of such scenes by actors with lively description। यानी फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जो हैं वो बहुत ही लाइवली डिस्क्रिप्शन को शो करते हैं, जबकि इंग्लिश प्लेराइट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनका एनैक्टमेंट जो है सीन में वो उतना मजेदार नहीं है। जो एक्टर्स जो हैं वो लाइवली सीन नहीं कर पाते हैं, जबकि फ्रेंच बेहतर कर पाते हैं। ठीक है। व्यूज ऑफ निएंडर जो कि ड्राइडन खुद हैं और इंग्लिश ड्रामा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निएंडर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ यंग इंग्लिश मैन एंड अ स्कॉलरली जेंटलमैन विथ हाई रिगार्ड टू हिज नेशन। तो निएंडर जो हैं अपने नेशन को बहुत हाई रिगार्ड दे रहे हैं, यानी ब्रिटिश लिटरेचर ड्रामा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वे बहुत ही स्कॉलरली जेंटलमैन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और अपने नेशन को हाई रिगार्ड दे रहे हैं। निएंडर एडमायर्स 2 थिंग्स ऑन इंग्लिश थिएटर। वो इंग्लिश थिएटर को 2 चीज़ों के ऊपर तारीफ करते हैं, द वैरायटी ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर्स
and its masculine fancy with its charming irregularities. तो ये दो खास चीजें वो प्रस्तुत करते हैं इंग्लिश थिएटर में. The French beauty of plays is like a statue, but English plays are lifelike animation with the soul of poesy having grace and masculine charm and attraction. वे कहते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा में जो ब्यूटी दिखाया गया है प्लेज का वो एक स्टेचू की तरह है, जबकि इंग्लिश ड्रामा के जो एनिमेशंस के रूप में आप देख सकते हैं इनको, और ऐसा लगता है कि यह सोल ऑफ पोइजी है, यानी कविता के आत्मा को दिखाया गया इसमें ग्रेस है, मैस्कुलिन चार्म है, अट्रैक्शन है. तो फ्रेंच ड्रामा की जो ब्यूटी है वो एक स्टेचू की तरह है, और इंग्लिश ड्रामा जो है वो एक एनिमेशन की तरह दिखता है, लाइफ लाइक दिखता है, जीवंत दिखता है, और कविता की आत्मा इसमें दिखाई पड़ती है, ग्रेस है, मैस्कुलिन चार्म है, अट्रैक्शन है. He admires tragic comedy as a perfect way of presenting life, which is a mixture of both. वे tragic comedy का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि चूंकि जिंदगी भी गम और खुशी दोनों का मिक्सचर है, इसलिए ट्रेजिक कॉमेडी एक परफेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग लाइफ है. ठीक है. ही क्रिटिसाइजेस द फ्रेंच प्लेज फॉर हैविंग ओनली सिंगुलर एक्शन. वो कहते हैं कि फ्रेंच प्लेज में सिंगुलर एक्शन होने के कारण वहां पे स्ट्रगल दिखाई पड़ता है कैरेक्टर्स में, और वे तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं इंग्लिश प्लेज का फॉर इट्स वैरायटी ऑफ प्लॉट्स. इसमें बहुत सारे प्लॉट्स हैं, सब प्लॉट्स हैं. फॉर मोर एंड मल्टीपल एक्शन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन दिखाया गया है, मल्टीपल एक्शन दिखाए जाते हैं. मोर कैरेक्टर्स एंड एक्शन प्रोवाइड मोर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर टू द ऑडियंस. वो कहते हैं कि जब ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे, ज़्यादा एक्शन होगा, तो क्या होगा, यह एंजॉयमेंट और प्लेजर प्रोवाइड करेगा किसको, ऑडियंस को. सो ही मॉक्स द फ्रेंच प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग स्पीचेज इन देयर प्लेज. वो कहते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा में स्पीचेज हुआ करते थे वो बहुत लॉन्ग हुआ करते थे, जो कि बहुत बोरिंग हुआ करता था, इसलिए वे मजाक उड़ाते हैं इसका. He finds a lack of balance between exaggerated actions and too little actions on stage in the French plays. वो कहते हैं कि फ्रेंच प्लेज में exaggerated actions और छोटे actions के बीच में बैलेंस नहीं दिखाई पड़ता है. ठीक है. He again mocks at the French plays for adherence to the unities which have destroyed their plots and their imagination. वो कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं फ्रेंच प्लेज का और कहते हैं कि वे लोग चिपके हुए हैं बिल्कुल 3 यूनिटीज से, जिसके कारण उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया प्लॉट्स को और इमेजिनेशन को. He admires Ben Jonson while he loves Shakespeare because Jonson is learned and judicious writer any theater ever had and Shakespeare didn't require books to study nature. और वे बेन जॉनसन की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि वे बहुत ही जुडिशियस हैं थिएटर के क्षेत्र में, और शेक्सपियर को बहुत लव करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि जॉनसन जो हैं वो बहुत ही लर्नेड हैं, जुडिशियस हैं, जबकि शेक्सपियर को किसी किताब की ज़रूरत नहीं है किसी भी नेचर को समझने के लिए, यानी नेचर के स्टडी के लिए उन्हें किसी की किताब की ज़रूरत नहीं है. शेक्सपियर हैड द पावर टू मेक द ऑडियंस विजुअलाइज द स्टोरी वाइल जॉनसन वॉज द मास्टर ऑफ ह्यूमर एंड द क्लासिक स्टाइल. शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि उनके अंदर एक खास शक्ति थी जो कि ऑडियंस को विजुअलाइज कराते थे, पूरी कहानी को दिखा देते थे स्टेज पे, और जॉनसन के पास मास्टरी थी ह्यूमर को दिखाने में और क्लासिक स्टाइल को दिखाने में. ही कंपेयर्स शेक्सपियर विद द होमर एंड बेन जॉनसन विद द वर्जिल फॉर द ब्रिलियंट स्किल्स. उनके ब्रिलियंट स्किल्स के लिए, यानी शेक्सपियर और बेन जॉनसन के ब्रिलियंट स्किल के लिए उनकी तुलना वे होमर और वर्जिल से करते हैं. तो इस तरीके से निएंडर यानी ड्राइडन जो है वो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट और ड्रामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट व्यूज ऑफ क्राइटिस एंड निएंडर ऑन राइम एंड ब्लैंक वर्स. क्राइटिस और निएंडर राइम और ब्लैंक वर्स के बारे में क्या डिस्कस करते हैं. क्राइटिस फेवर्स ब्लैंक वर्स एंड अपोजेस राइम. वे राइम का विरोध कर रहे हैं और ब्लैंक वर्स का सपोर्ट कर रहे हैं. वो कहते हैं इट इज़ नॉट अलाउएबल इन सीरियस वर्क्स. सीरियस वर्क्स में राइम का कोई उपयोग नहीं है, यह अननेचुरल होता है, क्योंकि हम लोग इसमें राइम यूज़ करना ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि सडन गस्ट ऑफ इमोशंस यानी भावनाएं जब अचानक आती हैं तो आप राइमिंग में उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं. ब्लैंक वर्स जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एंशियंट ने इसका उपयोग भी किया है और यह प्रोज जैसी फीलिंग देता है. राइम जो है एक ऑर्नामेंटल और फुल ऑफ फैंसी कहा जा सकता है इसे. इसमें कल्पनाएं होती हैं और इसमें नेचुरल सेंस नहीं होता है. राइम कांट एक्सप्रेस एक्चुअल थॉट्स, इट हैज़ नो फ्रीडम. वे कहते हैं कि राइम जो है वो एक्चुअल थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, क्योंकि इसमें फ्रीडम बहुत लिमिटेड होती है. नाउ
निएंडर फेवर्स राइम, निएंडर जो है वो फेवर कर रहे हैं राइम को, यानी ड्राइडन जो है फेवर कर रहे हैं राइम को, सेइंग राइम इज मोर क्रिएटिव एंड आर्टफुल देन ब्लैंक वर्स इन पोइट्री। पोइट्री में राइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक वर्स को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। द एंशियंट्स यूज्ड बोथ आयम्बिक वर्स बट ऑल्सो यूज्ड राइम, उन्होंने आयम्बिक वर्स का यूज़ किया यानी एंशियंट ने, और राइम का भी यूज़ किया है। राइम इज मोर क्लोज टू नेचर, यह नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज है। एंड नोबलेस्ट काइंड ऑफ मॉडर्न वर्ड्स, यह बहुत ही शानदार किस्म का मॉडर्न वर्ड्स कहलाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर एपिक्स, यह एपिक्स के लिए बहुत सुटेबल है। एंड प्लेज एंड अ ग्रेट प्ले राइट डजंट मेक मिस्टेक इन यूजिंग राइम, और वो कहते हैं कि यह एपिक्स और प्लेज में बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जो महान नाटककार होता है वो गलती नहीं कर सकता है किसी राइमिंग को यूज़ करने में। इट इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ शोइंग इमोशंस एंड लव, और यह एक बहुत ही शानदार सोर्स है अपनी भावनाओं और प्रेम को दिखाने का। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।